एवरीवन, माय नेम इज वेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन का पार्ट नंबर 2 और वो हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम करने वाले हैं कंजंक्शन का थर्ड टाइप, जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन मैंने बात की थी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है क्लॉज। क्योंकि क्लॉज अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ही आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा इंडिपेंडेंट क्या, डिपेंडेंट क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस चीज को समझने के लिए आपको ये क्लॉज जो है समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्लॉज की जो एक छोटी सी हाईलाइट आपको बता दी थी कि किस तरह के होते हैं। तो क्लॉज ऐसा होता है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट दिया होता है, एक वर्ब होता है। ये दो चीजें होनी चाहिए किसमें, एक क्लॉज में, और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये चीज फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो एक क्लॉज होता है। फिर दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो फिर सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही साथ आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है, कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, प्रेपोजिशंस मिल सकती हैं, फ्रेजेस मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन क्लॉज कहता है कि मेरी तो एक ही शर्त है, मुझे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अगर वो है तो मैं क्लॉज हूं, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा और भी कुछ है तो वो सेंटेंस है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है। एक क्लॉज में अगर हम पूरी बात करें कि पूरा का पूरा सेंटेंस होता है तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बस क्लॉज में ये होगा कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा होगा और वहां से कोई बात कही जा रही होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को अगर देखो तो क्या है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या करता है, जो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो क्या लेता है, एक सब्जेक्ट और वर्ब लेता है, और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी उठा के किसी का भी वर्ब और सब्जेक्ट नहीं लगाने का है, दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। पता चले यहाँ पे दे है और हम लगा रहे हैं इज, तो ये रिलेशन नहीं होगा ना। रिलेशन होना चाहिए और बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। ठीक है, हमने एक सेंटेंस में बात की थी जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे दे रखा था when she wakes up। ठीक है, मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, इसके आगे मैंने एक सेंटेंस और लिखा था। क्या लिखा था? she sings। ये पूरा एक सेंटेंस है। क्या था? वह गाती है जब वह उठती है। तो ये she sings क्या है? क्या ये एक क्लॉज है? हाँ, ये क्लॉज है, क्योंकि इसमें बात समझ में आ रही है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, बोल रहे हैं वह गाती है। तो क्या ये एक सेंटेंस है? हाँ, ये एक सेंटेंस भी है। अगर मैं इसको अलग से लिख दूं तो ये सेंटेंस भी है। बट यहाँ पर अगर मैं ये वाला सेंटेंस लूं, व्हेन शी वेक्स अप, जब वह उठती है, तो अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं व्हेन शी वेक्स अप, जब वह उठती है, तो उसके आगे आपको लगेगा तो फिर क्या करती है? आगे खाती है, पीती है, नहाती है, डांस करती है, क्या करती है? कुछ इनकम्प्लीट सा है। तो जब कोई सेंटेंस, जब कोई क्लॉज, ठीक है, क्या हो, इनकम्प्लीट हो, अपने आप में उसको कंप्लीट होने के लिए कुछ एक और क्लॉज की जरूरत पड़े, एक और ऐसे सेंटेंस की जरूरत पड़े, वहीं पर हम जो यूज करने वाले चीजें यूज करते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो यहां पर दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज कौन सा है? ये है। और एक क्लॉज कौन सा है? ये वाला है। जो क्लॉज अपने आप में बिल्कुल खुला बिंदास है, जिसको हम अलग से लिख दे और हमको पूरी बात समझ में आ जाए, वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये टी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिसको जरूरत पड़ती है किसी ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जिससे कि उसकी बात पूरी हो जाए, ये होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? रामा बॉट अ न्यू कंप्यूटर। रामा ने क्या खरीदा? एक नया कंप्यूटर खरीदा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। तो क्या ये एक सेंटेंस है? हाँ है। क्या ये क्लॉज है? हाँ, ये क्लॉज भी है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब है। तो ये एक सेंटेंस भी है, ये एक क्लॉज भी है। अच्छा, कैसा क्लॉज है? पूरी बात अच्छे समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रामा बॉट अ न्यू कंप्यूटर बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन। रामा ने क्या खरीदा? नया कंप्यूटर खरीदा, बट उसके पास अभी भी उसका पुराना वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस, फिर दूसरा ही सेंटेंस ये था। क्या किया गया होगा? दो अलग अलग सेंटेंस थे, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया और जोड़कर बता दिया कि ये दो सेंटेंस है। इसमें क्या यूज किया गया? बट यूज किया। और बट हम कहाँ यूज करते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, जिसमें हम दो सेंटेंसेस को सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। और इस बट को अगर मैं हटा दूं तो क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। रामा बॉट अ न्यू कंप्यूटर, इसको अलग से लिखूं तो रामा ने एक नया कंप्यूटर खरीदा, हाँ पता चल रहा है। ही स्टिल हैज ओल्ड वन, उसके पास अभी भी उसका नया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बट को क्या किया गया? बट को सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया गया। तो यहाँ पे कितने क्लॉज है? यहाँ पे एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ऑल्दो ही स्टिल हैज ओल्ड वन, रामा नाउ हैज अ न्यू कंप्यूटर। क्या बोला जा रहा है? हालांकि उसके पास क्या है? अपना ओल्ड वन है। रामा नाउ हैज अ न्यू कंप्यूटर, रामा के पास अब क्या है? अब एक नया कंप्यूटर है। अगर मैं ये बात बोलूं, सिर्फ ये बात, ऑल्दो ही स्टिल हैज हिज ओल्ड वन, हालांकि उसके पास अभी भी उसका पुराना है। क्या है? पुराना क्या है? कपड़ा है, घर है, क्या है? गाड़ी है, क्या है? कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा ना कि क्या है। तो जब कभी ऐसा हो कि जो बात अपने आप में पूरी नहीं कर पा रहा है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है। रामा नाउ हैज अ न्यू कंप्यूटर, रामा के पास क्या है? अब एक नया कंप्यूटर है। आप ये लाइन छोड़ दो, सिर्फ ये लाइन बोलो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? रामा के पास नया कंप्यूटर है, रामा के पास अब नया कंप्यूटर है, तो बात समझ में आ रही है? इसमें इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए मुझे इस सेंटेंस की जरूरत नहीं है ना सेंटेंस की जरूरत। लेकिन हाँ, जब मैं ये सेंटेंस लिखूंगी तो मुझे कुछ इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसकी वजह से मेरी ये बात कंप्लीट हो जाए। तो जब कभी ऐसे सेंटेंसेस हो कि जहां पर दो क्लॉज आपस में जुड़ रहे हैं और एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है, और उसके लिए जो भी हम यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ऑल्दो है, वो क्या है हमारे लिए? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो रामा के लिए ये क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट है, और ये कैसा है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ में आ गया कि जब कभी भी हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बात करेंगे तो दो सेंटेंस होंगे, जिसमें से एक तो बिल्कुल ऐसा होगा कि इसको अलग से लिख दो तो बात समझ में आ रही होगी, लेकिन दूसरे वाले में जब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ जाएंगे वहां से ये क्या बन जाएगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, और ये किसी न किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा। बरोबर? अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं, जिसका मतलब क्या था? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं उसको समझते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, हेल्प टू जॉइन वन इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। जब आप क्लॉज वाली क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि मेन क्लॉज बोला जाता है। तो मुख्य बात, ठीक है, मेन जो है, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में अलग से खुद से बात बता देता है पूरी। तो उसके साथ विथ अनदर डिपेंडेंट क्लॉज, और क्या होगा उसके साथ? एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो सकता है। इसको हटा देना। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, एक सेंटेंस होगा जो बिल्कुल अपने आप में आजाद होगा, उसके साथ एक ऐसा सेंटेंस जुड़ा होगा जिसमें हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और वो बन जाएगा हमारा क्या? वो बन जाएगा हमारा पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कहाँ लगाए जाते हैं? तो ये आपको सेंटेंस के स्टार्ट में भी मिल सकते हैं, सेंटेंस के मिड में भी मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं, कुछ की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि दैट, सो दैट, इफ, unless, until, till, before, after, so long as long as, because, why, where, when, while, whether, how, who, which, etc. अब कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो हमको दिख रही हैं कि अरे इनको तो हम कहाँ यूज करते थे, इनको तो हम प्रेपोजिशंस में भी यूज करते थे, इनको भी हम प्रेपोजिशंस में यूज करते थे, फिर यहाँ पे ये कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे ये काम कर रहे होंगे दो सेंटेंस को जोड़ने का। वहां ये क्या बता रहे थे? किसी न किसी की पोजीशन बता रहे थे कि कहाँ है, कैसी चीज है, किस तरह से है, अंदर है, बाहर है, बाद में है, पहले है,
बट यहां पर वो क्या कर रहे होंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। सेंस इसका हो सकता है सिमिलर सिमिलर हो, बट ये कहाँ यूज हो रहे हैं, इनका जो प्लेस होगा वो कहाँ यूज हो रहा होगा, दो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा होगा, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या होगा, डिपेंड होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में कुछ इसकी लिस्ट कि किस तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ एग्जाम्पल है और वहां से हमको ये समझ में आएगा, यहां हम ये क्लियर करेंगे कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। मैं जानता हूं कि भगवान कहाँ है, हर जगह है। अगर मैं सिर्फ ये बात बोलूँ आई नो, मैं जानता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, ये बात पूरी समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये बोलते हैं दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि गॉड हर जगह है, तो आप बोलोगे हाँ तो गॉड हर जगह है तो क्या, आगे बताओ आगे क्या। तो जहां ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ के किसी सेंटेंस के साथ आ गया, वो हो जाता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है आई कांट बाय द बुक सिंस आई हैव नो मनी। मैं क्या नहीं खरीद सकता, बुक नहीं खरीद सकता, सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास क्या है, मनी नहीं है। सिंस हम तो यूज करते थे टाइम में, यहाँ यूज हो रहा है कैसे, तो यहाँ सिंस जो है हमको एक रीजन देने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, रीजन, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है इसलिए मैं क्या नहीं खरीद सकता, बुक नहीं खरीद सकता। ये अगर मैं बात बोलूँ सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, तो बोलेगा हाँ तो नहीं है तो क्या, नहीं है तो क्या। तो बात पूरी समझ में नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर। आप ये बात बोलो आई कांट बाय द बुक, मैं बुक नहीं खरीद सकता, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं क्यों, क्या, किस लिए मैं बुक नहीं खरीद सकता। आप ये बात अच्छे से बोल पा रहे हो, अलग से इसको लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा कि बुक नहीं खरीद सकता भाई। लेकिन अगर ये बोलोगे सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, तो बोलेगा हाँ नहीं है तो क्या, मनी नहीं है तो क्या क्या करना है। तो ये चीज जहां पर आपको बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, वो हो जाता है हमारा डिपेंडेंट। जहां बात अच्छे से समझ में आ रही है वो होता है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, वी ईट दैट विल मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिससे कि क्या कर सके, हम जी सके, जिंदा रहे। प्लीज वेट अंटिल, प्लीज वेट, यहाँ वेट करो, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं आ ना जाऊं। व्हेन आई सी यू स्माइल, जब मैं तुम्हारी स्माइल देखता हूँ, आई कैन फेस द वर्ल्ड, मैं फिर क्या कर सकता हूँ, वर्ल्ड को फेस कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने ये वाला सेंटेंस जो है, अगर हम इसको अलग से लिखे तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आई कैन फेस द वर्ल्ड, मैं फेस कर मतलब वर्ल्ड को सामना कर सकता हूँ, संसार का सामना कर सकता हूँ जब मैं क्या देख लेता हूँ, तुम्हारी स्माइल को। इस बात को अगर आप बोलो तो सामने वाले को बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है भाई ये संसार का सामना कर सकता है। बट अगर आप ऐसे बोलते हो व्हेन आई सी यू स्माइल, व्हेन आई सी यू स्माइल, जब मैं तुम्हारी स्माइल देखता हूँ, तो फिर क्या, तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहता है। यानी ये क्या है, डिपेंड हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर हो रहा है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको सेंटेंस के पहले भी मिल सकते हैं, सेंटेंस के बाद में भी मिल सकते हैं, मतलब सेंटर में भी मिल सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बारे में कुछ लिस्ट है, इसके कारण है, इसके रीजन है, क्यों, किस लिए, किस वजह से। तो उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट है, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। टाइम रिलेटेड कंजंक्शन क्या होते हैं, समय से रिलेटेड भी कंजंक्शन होते हैं, जिनमें हम क्या क्या यूज करते हैं, आफ्टर को, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, वंस, स्टिल, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सभी हम यूज करते हैं टाइम से रिलेटेड। दूसरे आते हैं कंसेशन और कंपैरिजन के लिए, जैसे कि ऑल्दो, एज दो, इवन दो, जस्ट एज, दो, वेयर एज, इन कॉन्ट्रास्ट टू। इस तरह की चीजों को हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन और कंसेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉज। कॉज मीन्स कारण, क्यों, किस वजह से, रीजन दे रहे हो। एज, बिकॉज, इन ऑर्डर दैट, सिंस एंड सो दैट, इनको यूज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सो दैट तो हमने अभी भी हमने उसमें भी देखा था कोरिलेटिव कंजंक्शन में, लेकिन वहां पे कैसा था, वहां पे सो डैश 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 दैट इस तरह से था, जिसमें हम सो और उसके बाद कुछ लिखते थे, देन दैट यूज करते थे। यहाँ पर ये दोनों साथ में यूज होंगे, तो ये डिफरेंस है। कंडीशन सेंटेंस, कंडीशन सेंटेंस भी आपका एक अलग से टॉपिक भी आता है कई लोगों के, कि जिसमें कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो उसमें इवन इफ, इन केस, प्रोवाइड दैट, अनलेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इफ,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इससे रिलेटेड हम भर भर के एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ हम कंजंक्शन को समझेंगे, सारे कंजंक्शन आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी एक्सरसाइज बेस्ड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे कि एग्जाम में किस रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस कंजंक्शन, जगह से रिलेटेड, जैसे कि वेयर, वेनेवर, वेरेवर एंड वेरेस। ये जो है 3 तरह के कंजंक्शन जो है वो कहाँ के लिए यूज होते हैं, प्लेस के लिए, यानी कि जगह के लिए यूज होते हैं। शुरू करें, सब बारी बारी जो है हम कुछ कुछ सेंटेंसेस जो है देखते जाएंगे। सबसे पहले टाइम की बात करें तो टाइम में व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज सून एज टिल एंड अंटिल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है। क्या क्या कर रखा है मैंने आपकी सहूलियत के लिए ए से टेबल बना दी है जिससे कि आपको इजी हो जाए। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज, या जिसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये मेन क्लॉज है। ये क्या है, कंजंक्शन यूज हो रहा होगा, और ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या जिसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। फर्स्ट क्या दे रखा है, आई सॉ अ मैन ऑफ 2 हेड्स। मैंने क्या देखा, 2 सर वाला आदमी देखा। व्हेन आई वॉज वॉकिंग, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं वॉक कर रहा था। अब आप इसमें व्हेन लगा के क्या बता रहे हो कि व्हेन आई वॉज वॉकिंग, जब मैं वॉक कर रहा था, तो सामने वाला बोलेगा हाँ तो क्या कर हुआ, क्या चीज हुई, क्या देखा, क्या किया, क्या नहीं किया। जब आप ये पूरी बात बोलोगे तो सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही। उसके लिए हमने क्या किया, एक और सेंटेंस जोड़ दिया कि जब मैंने क्या देखा, मैंने देखा 2 सर वाला आदमी देखा। कब देखा, जब मैं वॉक कर रहा था। माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी वाइल आई वॉज टेकिंग टी। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं चाय पी रहा था। तो यहां पर हमने वाइल को यूज किया। अब व्हेन में भी हम जब बोल रहे हैं, वाइल में भी हम जब बोल रहे हैं, और कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हेन को कब यूज करें और वाइल को कब यूज करें। तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि व्हेन को आप तब यूज करते हो जब आपके 2 अलग अलग काम हो रहे होते हैं। कि एक तो आपने क्या किया, आप वॉक कर रहे थे, तब आपने क्या देखा, एक मैन को देखा। दूसरा क्या कर रहे थे, आप चाय पीते पीते क्या कर रहे थे, आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे। तो 2 काम जो है पैरेलल आपके साथ साथ चलते जा रहे हैं। एक काम हो रहा है और उसी के बीच में आपका दूसरा काम भी चलता जा रहा है, तब हम यूज करते हैं वाइल को। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी उसी के साथ करते करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि अलग अलग 2 काम है। यहाँ पे एक काम हो रहा था, बात कर रहे थे और चाय पीते जा रहे थे, ये 2 काम एक साथ ही हो रहे थे। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था कि हम अलग से कुछ कर रहे हो, तो तब हम वाइल को यूज करते हैं। आई शैल लुक आफ्टर हिम एज लॉन्ग एज ही इज हेयर। मैं उसकी देखभाल करूंगा जब तक वो यहाँ है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज, जब तक यहाँ पर है, जब तक वो है तब तक मैं उसकी देखभाल करूंगा। ये हो गया हमारा टाइम बेस पे। वेट हेयर, यहाँ रुको, टिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो टिल अंटिल मैंने आपको बताया था कि टिल जो है हम अंटिल जो है हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, टिल हम इनफॉर्मल में यूज करते हैं। तो अंटिल आप सेफर साइड के लिए हमेशा यूज किया करो, बट टिल भी यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल वे में यूज करना है, फॉर्मल वे में नहीं। फॉर्मल वे में आपको अंटिल को ही यूज करना है। डोंट ओपन द डोर अंटिल आई टेल यू टू डू सो। दरवाजा मत खोलना जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूँ। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपने अपने टेंस में इस चीज को पढ़ा होगा कि जब हम कभी किसी तरह से बात करते हैं, परफेक्ट में बात करते हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर जब हम किसी चीज के बारे में किस तरह से बात करते हैं, जब हम परफेक्ट में बात करते हैं कि काम जो है परफेक्टली हो गया है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, 2 काम होते हैं। एक काम हो चुका होता है, दूसरा होने वाला होता है। तो जब बिफोर को यूज करके बोलते हैं तो बिफोर में जो काम हो चुका है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो काम पहले हो गया है उसको हम यूज करते हैं किसके साथ, हमारे परफेक्ट के साथ। और जो बाद वाला काम है उसको हम कैसे यूज करते हैं, पास्ट के साथ यूज करते हैं, कि जो हम पास्ट वाली जो वर्ब होती है वो आपकी सेकंड फॉर्म उसके साथ यूज करते हैं। तो बिफोर को हम ऐसे यूज करेंगे कि जो काम पहले हो गया है उसे पहले लिखेंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो पहले काम क्या हुआ, ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी थी, वो स्टेशन पे बाद में पहुंचा।
तो ये चीज हम टेंस में भी देखते हैं और बिफोर को इस तरह से यूज किया जाता है। पहले हमने बिफोर की बात की थी जब हम प्रेपोजिशन में यूज करते थे, तो वहां पे जस्ट हम स्थिति बताते थे कि काम कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, बट यहाँ पर हम दो सेंटेंस को जोड़ के बता रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप इसको बोलोगे बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या क्या हुआ था, तो वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, ये चीज बोल रहे हैं कि भाई ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। क्लियर? तो जब भी कभी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं डिपेंडेंट, किसके ऊपर? किसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर। तो ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये किसके बेस पर है? टाइम के बेस पर है। ऐसे ही और भी बहुत सारे देखते हैं। दूसरा है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन, जिसमें हम दो ऑल्दो क्या है? दोनों ही सेम है, दोनों चीजें जो है आप यूज कर सकते हो, दो भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाउएवर, जिसको हम बोलते हैं हालांकि, इवन इफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, जब हम क्या बोलते हैं ना, के बावजूद भी, हम हिंदी में बोलते हैं ना, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर पेन चेंज, के बावजूद भी, इसके लिए यूज करते हैं इसको। तो ये हमेशा क्या है? कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? सॉरी, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। ऑल्दो ही इज वेरी रिच, जबकि वो क्या है? वो रिच है, फिर भी वो ईमानदार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है शी इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। ऑल्दो शी इज वेरी पुअर, हालांकि वो क्या है? गरीब है, फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। तो फिर भी वो ईमानदार है, तो ये हम क्या बता रहे हैं? कंसेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा है, फिर भी वो वैसी है। आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इवन इफ आई एम इन ट्रबल, जब भी मैं तुम्हारे क्या होंगी? जब भी ट्रबल में होंगी, मैं तुम्हारी जो है मदद जो है जरूर करूंगी। ही पास द एग्जामिनेशन, उसने क्या किया? अपना एग्जामिनेशन पास किया। नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, किसके बावजूद भी? कि जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके बावजूद भी उसने क्या किया? अपना एग्जाम जो है वो पास कर लिया। मैं अगर ये सेंटेंस पूरा लिखूं, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है और इतना बोल दूं, नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके बावजूद भी क्या? उसके बावजूद भी क्या किया उसने? वो क्या किया उसने जो है एग्जाम पास कर लिया। तो ये हमको एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरा सेंटेंस जरूर चाहिए था, और इस चीज को आप अलग से लिख दो। ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन पास किया। तो समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है। इसके लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये किससे रिलेटेड है? कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, मतलब दो चीजों के मिलान के लिए, तुम ये तो तुम ये, इस वजह से लिया जाए। तो कॉन्ट्रास्ट देखते हो ना, कॉन्ट्रास्ट में हम ड्रेसेस पहनते तो क्या होता है? दो कलर के मिक्स होते हैं, ऐसे ही दो सिचुएशन को मिक्स करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लेस, यानी कि जगह। जब जगह की बात करेंगे तो क्या क्या है? वेयर, व्हेनेवर एंड व्हेंस। वेरेवर क्या है? देखो, वेयर जो है हम हमेशा कहाँ यूज करते हैं? इसके लिए कि कहाँ कहाँ कहाँ, है ना, इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे? जहाँ, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। वेयर ही लिव्स, कि वह जहाँ रहता है वो मैं जानता हूँ कि किस जगह पर रहता है। तो वेयर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी पूरी कंप्लीट। और ये क्या हो गया? ये हो गया उसके ऊपर डिपेंड। गो, व्हेनेवर यू लाइक, जहां कहीं भी तुम्हें जाना है, जहां भी तुम्हें पसंद है, जाओ। तो जहां भी तुम्हें पसंद है तो वहां पे क्या करना है? जाना है, सोना है, खाना है, पीना है, क्या करना है? उसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लिखा? गो। शी नेवर टोल्ड अस, उसने कभी भी मुझसे नहीं कहा। वेन्स शी हैड कम, कि वह कहां से आई है। वह कहां से आई है? कहां से आई है तो आगे क्या? ऐसा उसने मुझे कभी कहा नहीं, ऐसा उसने मुझे कभी बताया नहीं। तो इसको इसने कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गए हमारे कौन से वाले? प्लेस के बेस पे। अब ये सिर्फ एक लिस्ट है, आपको मेन तो क्या समझना था? मेन तो आपको समझना है कि जो कंजंक्शन है वो कैसे कैसे होते हैं। तो जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको बस जोड़ा जाता है, बीच में से निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें क्या होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक जो है सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। बस मेन तो हमको ये समझना है। हम बस अभी क्या देख रहे हैं? अलग अलग तरह के कंजंक्शन देख रहे हैं कि वो किस किस सिचुएशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉजेस एंड रीजन, मतलब कारण के बारे में, कि जब हम किसी चीज का कारण देते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो क्या है? जैसे हम लिखते हैं ना कि जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम बिकॉज लिखते हैं,
तो अब आप बिकॉज के साथ सिंस भी यूज कर सकते हो जब अपने आंसर में कोई चीज बता रहे होते हो। आप उसके साथ साथ एज भी यूज कर सकते हो जब अपने आंसर को बताते हो, जैसे कि इस तरह से बोलते हो तो एज, ऐसे ही एज को यूज करके आप अपने आंसर को लिख सकते हो। आप सिंस को भी यूज करके अपने आंसर को लिख सकते हो। किस तरह से, किस सेंस में, वो देखो। आई लाइक हर बिकॉज शी इज लेबोरियस। क्या है, मैं उसको पसंद करती हूँ क्योंकि वो क्या है, मेहनती है, क्योंकि वो मेहनती है। ये एक रीजन दे रहे हैं किस वजह का, पसंद करने का, कि पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि वो बहुत मेहनती है। नेक्स्ट, आई विल बाय अ कार। मैं क्या खरीदूंगी, एक कार खरीदूंगी। क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेरी वाइफ की जो है इच्छा है, इसलिए मुझे कार खरीदनी है। तो आप इस बात का क्या दे रहे हो, रीजन दे रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम का रीजन दे रहे हो। रीजन देने के लिए आप क्या यूज करते हो, बिकॉज, सिंस एंड एज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड। क्या है कि तुम रेस्ट करो, क्यों, क्योंकि तुम, कारण क्या है, कारण यह है कि तुम कैसी हो, थकी हुई हो। तो जब कभी रीजन के बारे में बात करेंगे तो आप बिकॉज को यूज कर सकते हो, सिंस को भी यूज कर सकते हो और एज को भी यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। कई बार कंडीशन होती है कोई चीज की, आपको सामने दी हुई होती है चीजें कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ, एज इफ, ओनली, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर। तो ये सब चीजें कैसे यूज करते हो, जब आपने देखा होगा, आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने देखा होगा इफ और वेदर को यूज किया जाता है। वही चीज यहां पर भी है। आई विल गिव यू फ्रीडम। मैं तुम्हें क्या दूंगी, फ्रीडम दूंगी, यदि यू गिव मी ब्लड। यदि तुम मुझे क्या दोगे, ब्लड दोगे। तो ये आपने देखा होगा, तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो चीज यहीं पर ही है। आई विल इनहेंस योर सैलरी। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। इफ यू वर्क सिंसियरली। अगर तुम क्या करोगे, काम सही से करोगे। तो इफ यूज करके हमने क्या बात बोली है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूंगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं। और यहीं पर ही साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये वाले कंडीशन सेंटेंस में भी एक टॉपिक होता है जो आपके कई बार आता है, तो शायद बड़ी क्लासेस में आ गया, किसी किसी क्लास में आता है। नेक्स्ट, आई विल वॉच दिस फिल्म। मैं क्या देखूंगी, ये फिल्म देखूंगी, वेदर पापा लाइक्स इट और नॉट। चाहे पापा को पसंद आए चाहे नहीं आए, मैं तो देखूंगी। तो चाहे के सेंस में आप किसको यूज करेंगे, वेदर को यूज करेंगे। यू कांट पास। तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि तुम क्या नहीं करोगे, अपना वर्क जो है हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते हो। तो यहां पर हमने क्या किया, नेगेटिव सेंस में अनलेस को यूज किया जाता है। अभी इसके ऊपर हम सेंटेंसेस जो हैं फ्रेम करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे आपको 2 सेंटेंस दे रखे होंगे और बोला जाएगा कि अनलेस के साथ इस सेंटेंस को बनाओ। तो वो सारी प्रैक्टिस हम वहां करेंगे। आई शैल लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, ओनली इफ यू स्पीक द ट्रूथ। अगर सिर्फ तुम सच बोलोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ओनली इफ, यदि तुम क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ बोलोगे तभी जाने दूंगा। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, कंडीशन बता रहे। ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। कंडीशन देते हैं तब यूज किया जाता है। ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, एज इफ। एज इफ क्या होता है, जब हिंदी में बोलते हैं ना मानो कि, नथिंग हैड हैपेंड। उसने ऐसे बिहेव किया मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे बिहेव किया उसने। तो एज इफ को हम यूज करते हैं किसके लिए, मानो की बोलने के सेंस में, कि जैसे मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। तो कई बार होता है ना कि हम सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते हैं, अपने आंसर को लिख रहे होते हैं और हमको पता ही नहीं होता है कि मानो की इंग्लिश क्या लिखे। तो वो ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आप कभी भी कोई बात को ऐसे लिखोगे कि कंडीशन के बेस पे बोलोगे, उसने ऐसा किया मानो जैसे ये हो रहा था, मैं तो ये करूंगी चाहे ये हो जाए चाहे नहीं हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, 2 कंडीशन की बात कर रहे हो और वहीं पर आप ये सारे कंजंक्शन यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे। ये थे हमारे क्या, ये हमारे सारे के सारे कंजंक्शन थे जो कि किस बेस पर थे, हमारे सबऑर्डिनेटिंग थे और जिसमें कुछ सिचुएशन थी। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस की, क्योंकि जितना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको मेन ये समझ में आना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक, जैसे आपके एग्जाम में लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी आपका पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा कंजंक्शन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को लेंगे और उससे रिलेटेड 6-7 एग्जाम्पल्स और कर लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ये क्लियर भी हो जाएगा कि मुझे कैसे लिखना होता है इनको। ठीक है, तो मिलेंगे हम किस में, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहां पे हम इसकी भर भर के एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे।
दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन से अलग करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।